बरसत हरसत लोक सब, करसत लखे न कोय। तुलसी प्रजा सुहागते, भूप भानु सो होय। तुलसीदास जी ने राम राज्य के बारे में लिखा है कि टैक्स जनता पर उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे जब पानी बरसता है तो सभी लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सभी प्रजा प्रसन्न होती है। लेकिन जब सूरज पानी समुद्र से पानी को अपनी ओर खींचता है तो किसी को पता भी नहीं चलता। तो सरकार को जनता पर टैक्स भी उसी प्रकार से लगाना चाहिए कि टैक्स देते समय किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन जब जन सेवाओं की, जन सहभागिता की, जन विकास की बात हो तो लोगों को प्रसन्नता हो। तो टैक्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, डीएनए ऑफ टैक्स लॉस पर। नमस्कार, मेरे साथ हैं डॉक्टर पीपी सिंह जी। और सर प्रणाम। आज हम जानना चाहेंगे कि ये आयकर क्या होता है और इसके कितने प्रकार के आयकर लगाए जाते हैं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जैसा कि ये वर्ड सुनने से लगता है आयकर, मतलब ये कर आय के ऊपर है। इफ देयर इज इनकम देन विल बी ए इनकम टैक्स, देयर विल बी इनकम टैक्स। तो सबसे पहले इनकम होनी चाहिए, फिर उस पे इनकम टैक्स लगेगा। अभी जहाँ से आपने शुरुआत करी कि यस, टैक्स मॉडरेट होना चाहिए, टैक्स प्रोग्रेसिव होना चाहिए, टैक्स इज sovereign power of the government, and government is empowered levy of tax or imposition of tax for development of country. So for any social welfare state, government needs funds, and for funds government need taxes. So tax is the sovereign function of government, और टैक्स इसी वजह से सरकार लगाती है ताकि जो सोसाइटी में डेवलपमेंट हो पाए, जो सोसाइटी में कमजोर लोग हैं, लाचार हैं, जो जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, ये सब पे धन की जरूरत है, तो ये धन टैक्स के द्वारा हमारे कंट्री को मिलता है। सरकार टैक्स लेती है और डेवलपमेंट के कार्य में खर्च करती है। सो इट इज ए सोशल वेलफेयर फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट इज द सॉवरेन पावर ऑफ द गवर्नमेंट। राइट, थैंक यू सर। ये टैक्स के कितने 5 प्रकार जो माने जाते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि तुलसीदास जी ने उस समय लिखा था कि जनता से टैक्स लिया जाए तो इस प्रकार लिया जाए कि जनता को तकलीफ ना हो, और जब उसको वापस विकास या डेवलपमेंट के रूप में वापस किया जाए तो सभी को प्रसन्नता होनी चाहिए। तो ये टैक्स कितने प्रकार, क्योंकि हर समय सैलरी क्लास लोग रोना रोता रहता है कि सारा टैक्स हम ही देते हैं और बाकी लोग मौज करते हैं। तो क्या सर टैक्स के प्रकार में क्या कुछ टाइप ऑफ टैक्स में जी कुछ? ऐसा है। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। मैं सबसे पहले टैक्स के प्रकार बताता हूँ जो अभी है, और फिर कौन सी इनकम है, कितने टाइप ऑफ इनकम है जिस पे टैक्स लगता है। यदि आप इनकम टैक्स पे टैक्स के प्रकार के बारे में बात करें तो इनकम टैक्स में एक तो इनकम टैक्स लगता है जो इनकम टैक्स हर साल फाइनेंस बिल के थ्रू आता है, और फाइनेंस बिल में टैक्स रेट लिखे रहते हैं और वो टैक्स पेयर से लिया जाता है। एक तो ये है। दूसरा, जब आप उन बिल को चर्चा में करेंगे तो उसमें एक एडिशनल टैक्स भी होता है जो सरचार्ज के नाम से जाना जाता है। तो एक सरचार्ज भी होता है जो जनरल जो इनकम टैक्स है उसमें स्टेट और सेंटर का शेयरिंग सिस्टम है, लेकिन जो सरचार्ज होता है वो सेंटर का रेवेन्यू होता है, यूनियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, उसमें शेयरिंग सिस्टम नहीं है। फिर एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं सेस। जो सेस होता है वो पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए लगाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से हेल्थ सेक्टर के लिए गरीब लोगों का जहाँ बीपीएल का इलाज होता है, आयुष्मान, ये सब योजनाएं चल रही है, तो उसमें हेल्थ के लिए, और जो गरीब लोगों के लिए मिड डे मील चल रहा है, जो बच्चे गाँव में स्कूलों में पढ़ते, शहर में भी मिड डे मील्स होता है, उसके लिए भी तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, ये लगाया जाता है। यदि आप समय से टैक्स नहीं देते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी फंड की जरूरत है, और क्योंकि आपने देर कर दी टैक्स देने में तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आप कोई कंप्लायंस रिटर्न वगैरह समय से नहीं फाइल करते हैं तो आपको फी भी देना पड़ता है। तो ये आपका जनरल इनकम टैक्स, नॉर्मल इनकम टैक्स, फिर सरचार्ज के तौर पे एडिशनल इनकम टैक्स, फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए सेस, फिर लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट, और कंप्लायंस नहीं करने के लिए फी। और इसके अलावा टैक्स लॉज में पेनल्टी भी होता है मॉनेटरी नेचर का, जो आपने टैक्स दिया लेकिन ऑफिसर्स ने डिटेक्ट कर लिया कोई असेसमेंट्स के दौरान या अनअर्थ कर लिया सर्च वगैरह में, तो पेनल्टी भी लगती है। और कुछ समय में ये कभी कभी ये क्रिमिनल ऑफेंस के नेचर का भी हो जाता है। ऑल्दो बाय एंड लार्ज टैक्स
imposition and collection is a civil एक्ट, लेकिन डेटरेंट प्रोविजंस है इसके अंदर, ये क्रिमिनल नेचर का हो जाता है। जब बड़े अमाउंट हो जाते हैं तो उसके अंदर आपको प्रोसिक्यूशन भी होता है। तो हमने ब्रॉडली टैक्स के सारे एलिमेंट्स आपको बता दिए। अब एक क्वेश्चन इसमें जो बच जाता है वो क्वेश्चन ये है कि आखिर वो कौन से प्रकार की आय है जिस पे टैक्स लगता है। जनरली 5 तरीके की आय है इनकम टैक्स लॉ में जिस पे ये टैक्स लगता है। एक जो सबसे पॉपुलर और जनरल सा है जिसको बोलते हैं सैलरी इनकम। तो यदि आपका रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है, जिससे आपको पेमेंट मिलती है, वो आपका एम्प्लॉयर है और आप उसके एम्प्लॉय हैं, तो सैलरी इनकम में टैक्स लगता है। यदि आप कोई हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हैं और उससे आपको रेंट आता है या डिम्ड रेंट है, थोड़ी देर में हम एक्सप्लेन करेंगे डिम्ड रेंट क्या होता है। तो यदि आपको रेंट की इनकम है तो उस पे भी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्स लगता है। फिर यदि आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो बिजनेस और प्रोफेशन का हेड में टैक्स लगता है, उसमें बहुत सारी डिडक्शंस मिलती है। फिर आपको यदि कोई कैपिटल एसेट्स है और उसको आप ट्रांसफर करते हैं तो उस पर आपको जो गेन होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं, तो कैपिटल गेन हेड में टैक्स लगता है। और जो इन 5 हेड 4 हेड में नहीं है वो लास्ट रेजिड्यूरी हेड है जिसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलते हैं। मतलब ना तो सैलरी है, ना ही वो हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम है, ना ही वो बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है, ना ही वो कोई कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर पे कैपिटल गेन है। तो इसके अलावा जो बच जाता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये 5 हेड हो गए, जिस 5 हेड में ये जो है क्लासिफिकेशन से आपके जितने भी इनकम है ये 5 हेड में क्लासिफाई होते हैं, इन्हीं किसी 5 हेड में। और ये क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हर हेड में अलग अलग डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस की लिमिट भी अलग अलग है। जो बिजनेस इनकम कमाते हैं उनका डिडक्शन कुछ और है, जो सैलरी क्लास है उनका डिडक्शन कुछ और है, जो रेंटल इनकम कमाते हैं उनका डिडक्शन कुछ और है, और जो अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन वगैरह, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब इनकम आते हैं उसका डिडक्शन अलग है। तो क्योंकि आप जब तक हेड डिसाइड नहीं करेंगे कौन से हेड में ये इनकम आएगा, तो आप डिडक्शंस कौन सी मिलेगी और कितनी मिलेगी वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर हेड ऑफ इनकम इज वेरी रेलेवेंट फॉर ऑफरिंग टैक्स। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है कि जब सैलरी मिलती है तो लोगों को लगता है कि हमारी तो सैलरी बहुत थोड़ी है तो इससे टैक्स क्यों। तो दोनों में फर्क क्या है कि सैलरी इनकम, ग्रॉस इनकम और टैक्सेबल इनकम, कुल हमारी आमदनी कितनी है और हमारी कितनी आमदनी पर टैक्स लगेगा, दोनों में क्या। जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए इनकम भी, इससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बेसिक थ्योरी है कि रियल इनकम पे टैक्स होना चाहिए। देखिए ये भी समझना जरूरी है कि जब आप टैक्सेबल इनकम की बात करेंगे तो टैक्सेबल इनकम मस्ट बी रियल इनकम। तो जनरली जो टैक्स लॉज है इनकम टैक्स खास तौर से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हमें रियल इनकम पे टैक्स लगेगा। मतलब रियल इनकम मतलब एक्चुअल इनकम। जो यदि आपका मान लीजिए आपने को रेंट कोई मिला ही नहीं तो फिर आपको टैक्स क्यों लगे। आपका घर खाली है तो आपको टैक्स क्यों लगे। तो आप कोई सैलरी कमा ही नहीं रहे तो आपको सैलरी इनकम नहीं है तो टैक्स क्यों लगे। तो और सैलरी कितनी कमा रहे हैं उतनी सैलरी पे टैक्स होना चाहिए, रियल इनकम पे टैक्स होना चाहिए, एक्चुअल इनकम आपकी है उस पे टैक्स होना चाहिए। तो एक जिसको हम जनरली प्राय बोलते रहते हैं कि रियल इनकम थ्योरी है। रियल इनकम थ्योरी मीन्स गवर्नमेंट हैव टू टैक्स ओनली ऑन द एक्चुअल इनकम, रियल इनकम। लेकिन टैक्स लॉ में कई बार ऐसा प्रैक्टिकल को चैलेंज होता है कि रियल इनकम या एक्चुअल इनकम डिटरमिन होना मुश्किल हो जाता है या टैक्स लीकेज की वजह से, तो गवर्नमेंट नोशनल इनकम या डिम्ड इनकम पे भी टैक्स लगाती है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको तो समझ आएगा। वो क्वेश्चंस क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लैंड बेच रहे हैं या फ्लैट बेच रहे हैं या बिल्डिंग बेच रहे हैं, तो उसमें सर्कल रेट कुछ होता है। सर्कल रेट मान लीजिए 1 करोड़ है और आप उसको 70 लाख में बेचते हैं, तो सरकार कहती है कि आपको जो ये आपको टैक्स ऑफर करने के लिए आपको ये सर्कल रेट पे ही लेना पड़ेगा। मतलब ये है कि मान लो आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का सर्कल रेट है और आपने 50 लाख में बेचा, तो सरकार कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए 1 करोड़ पकड़ लेगी और 1 करोड़ में से जो आपने खरीदा होगा वो माइनस करके जो बैलेंस होगा उसको इंडेक्स करके, यदि इंडेक्स अलाउड है तो इंडेक्स करके, अदरवाइज बिना इंडेक्स के माइनस करके आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगी। क्यों उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें वो ट्रांजेक्शन कैश वगैरह में हो जाते हैं और ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में नहीं दिखाए जाते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया, एक सेक्शन 50C है
जिसके अंदर ये लिखा है कि यदि आप ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं कोई प्रॉपर्टी बेचने का, तो आपको सर्कल रेट के ऊपर ही कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, ना कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन या एक्चुअल गेन के ऊपर। तो लॉ में कई जगहों पे ये प्रोविजन इस तरीके से है जहां डिमिंग फिक्शन है, और वहां आपको ये टैक्स एक्चुअल इनकम पे लगने के बजाय नोशनल इनकम पे या डिम्ड इनकम पे टैक्स लग जाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा, ग्रॉस इनकम और टैक्सेबल इनकम। देखिए, दो तीन टर्म्स हैं। देखिए, जब आप ग्रॉस इनकम बोलते हैं मतलब ये बिना डिडक्शंस के है, इसमें कोई डिडक्शंस नहीं है। लेकिन आपको ग्रॉस इनकम, मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं तो आपकी ग्रॉस रिसीट्स है, ग्रॉस रिसीट्स मान लीजिए 5 करोड़ है, लेकिन वो 5 करोड़ कमाने के लिए आपने बहुत सारा खर्च किया होगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपए है, तो सैलरी कमाने में भी आपका कुछ खर्च होगा। आपको जहां आप रहते हैं उसका कोई रेंट देना पड़ रहा होगा, आप जाते आते हैं उसका ट्रांसपोर्ट का कोई पैसा खर्च करना पड़ रहा होगा। इस तरीके से गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी है जिसमें हर हेड में, मान लीजिए आपके हाउस का रेंट आता है, लेकिन हो सकता है आपने लोन लिया होगा तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा, तो आपको ग्रॉस इनकम में से ये सब डिडक्शंस है, अलग अलग हेड में डिडक्शंस मिलेंगे। तो ये सब डिडक्शंस पहले तो हो जाएंगे, हर हेड में डिडक्शंस है, बहुत सारे डिडक्शंस है जो हर हेड के अंदर है, वो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपका ये कंप्यूट होकर के टोटल इनकम आएगा, और उसमें से भी कुछ डिडक्शंस और मिलेंगे जो इन जनरल है, जो किसी हेड से नहीं है। जैसे आपने कोई इंश्योरेंस करा लिया, तो आप हो सकता है आप इंटरेस्ट का इनकम भी आपको आ रहा, हो सकता है आपने प्रॉपर्टी बेचा उसका पैसा भी आया, हो सकता है आपको सैलरी का पैसा भी आया, हो सकता है आप बिजनेस करते हो उसके भी पैसे है। तो आपके बहुत सारे इनकम, पांचों हेड के इनकम आ गए, और पांचों हेड के इनकम में से आपने किसमें से इंश्योरेंस का पेमेंट किया है या बच्चे का फी भरा हो तो पता नहीं है। तो ये सारे क्लब करके टोटल आ गया, उसमें से भी डिडक्शंस मिलता है। तो अलग अलग डिडक्शन है, जैसे पॉपुलर डिडक्शन एटीसी की है, वो डिडक्शन जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसका डिडक्शन मिलता है। आप कोई जो जो आप इस तरीके से कोई LIC करा लेते हैं उसका डिडक्शन मिलता है। फिर दूसरे सेक्शन में भी डिडक्शन मिलते हैं, जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी का डिडक्शन मिलता है। फिर आप कोई बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन ले लेते हैं और उसका आप इंटरेस्ट भरते हैं, उसका भी डिडक्शन मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे डिडक्शन है। कोई डिसेबल है या कोई घर में डिसेबल है, उसका आप ट्रीटमेंट या मेंटेनेंस करते हैं, उसका भी डिडक्शन मिलता है। तो ये बहुत सारे डिडक्शंस हैं, जो डिडक्शंस माइनस करने के बाद में जो बचता है वो टैक्सेबल इनकम है। तो सर इसी से जुड़ा हुआ है कि जो सेक्शन 80C में छूट मिलती है, वो सेक्शन 80C में क्या हर आदमी को छूट मिलती है, और हर आदमी को मिलती है तो कितनी है, उसकी कोई लिमिट है या कुछ भी छूट मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो एटीसी में छूट मिलती है वो इंडिविजुअल को मिलती है, एटीसी में छूट एचयूएफ को मिलती है। उसमें जो लिमिटेड है वो छूट सबको छूट नहीं मिलते। मान लीजिए हम कंपनी है तो कंपनी को एटीसी में छूट नहीं मिलेगी, ये छूट। अब इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम आप देते हैं तो वो तो इंडिविजुअल का ही इंश्योरेंस होगा। कंपनी यदि इंश्योरेंस करा रही होगी तो बिल्डिंग वगैरह का या स्टॉक का इंश्योरेंस या मशीनरी का इंश्योरेंस करा रहे हो, उसको अलग डिडक्शन छूट है, उसको पहले ही उसी हेड में डिडक्शन मिल जाता है। जैसे एक बिजनेसमैन है, यदि वो बिजनेस कर रहा है और उसने स्टॉक का इंश्योरेंस करा लिया है, तो उसको बिजनेस हेड में जब उसका बिजनेस ग्रॉस इनकम होती है, ग्रॉस रिसीट्स होती है, उसी में से जो इंश्योरेंस का खर्चा माइनस हो जाता है। यदि उसने मशीनरी का इंश्योरेंस कराया वो भी माइनस हो जाएगा, तो या कोई बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया वो माइनस हो जाएगा, उसने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस कराया वो भी माइनस हो जाएगा। तो बिजनेसमैन को तो बिजनेस हेड में ही डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन जो सैलरी क्लास है, जो बिजनेस नहीं करते हैं, उनके लिए कोई इस तरीके का पैटर्न नहीं है, तो उनको सेपरेट एटीसी ये सब का डिडक्शन मिलता है। और मेडिक्लेम का छूट है, एटीडीडी, ऐसा कुछ अलग अलग सेक्शंस है जिसमें ये डिडक्शंस मिलते हैं। तो सिर्फ ये बिजनेस क्लास को नहीं मिलता, ये सब इंडिविजुअल्स ये लोग हैं। कंपनी को डिडक्शंस अलग है, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ को डिडक्शंस यहाँ है। और ये डिडक्शंस आपको इस वजह से अपने इंश्योरेंस के लिए भी मिलता है और पेरेंट्स के इंश्योरेंस के लिए भी मिलता है। यदि पेरेंट्स का आप इंश्योरेंस कराते हो उसका भी डिडक्शन मिलता है, और पेरेंट यदि सीनियर सिटीजन है तो उसमें डिडक्शन ज्यादा भी मिलता है। यदि आप कोई घर में डिसेबल्ड है, उनका आप केयर करते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, उनका मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करते हैं, तो उनका भी डिडक्शंस मिलता है। और यदि वो इनकम अर्न कर रहे हैं, जो डिसेबल्ड है खुद ही इनकम यदि अर्न कर रहे हैं डिसेबिलिटी के बावजूद, तो उनको खुद भी डिडक्शंस मिलता है। तो बहुत सारे डिडक्शंस हैं
जो टैक्स पेयर्स को मिलता है, अपने एक्सपेंडिचर के लिए भी मिलता है और आप दूसरे लोगों पे खर्च करते हैं उसका भी डिडक्शंस मिलता है। सर हम वही वापस अपने मूल सवाल पे आते हैं कि सर जो इनकम अभी आपने बताया कि इनकम के कितने टाइप्स होते हैं, कितनी तरह से आपको आय होती है, तो सर सैलरी क्लास के लिए इनकम क्या क्या होती है? जी, जिसको सैलरी मिलती है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या क्या एक्सक्लूडेड होता है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि सैलरी क्लास देखिए, अब 1 अप्रैल 2026 से सैलरी क्लास का टैक्सेशन पूरा ही चेंज हो गया है। जो 1 अप्रैल 31 मार्च 2026 तक जो टैक्स के प्रोविजंस थे, वो प्रोविजंस अलग थे, उनका टैक्सेशन सिस्टम अलग था, सेक्शंस भी अलग थे, फॉर्म्स भी अलग थे, टीडीएस सर्टिफिकेट के फॉर्म अलग थे, सब कुछ अलग था। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून आया है जिसका जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, जिसमें कई सारी अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2026 से आई है। और आपको ये यदि समझना है कि सैलरी का टैक्सेशन कैसे होगा, तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है कि जिसके जिसके जिससे आपका एसोसिएशन है, जहां से आप इनकम अर्न कर रहे हैं, उनसे आपका रिलेशनशिप क्या है। यदि रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है, जब भी सैलरी हेड में टैक्स होगा। लेकिन यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी हेड में टैक्स नहीं होगा। मैं एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ आएगा। मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर्स आते हैं, लोगों का ओपीडी में ट्रीटमेंट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। और हो सकता है वो किसी और हॉस्पिटल में चले जाते हैं या कहीं और क्लिनिक में भी काम करते हैं, तो उनकी इंडिपेंडेंस है। वो कुछ समय के लिए आते हैं, 2-3-4 घंटे के लिए हॉस्पिटल आते हैं और ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं। तो वो सैलरी नहीं है, वो उनका रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है, उनका रिलेशनशिप प्रोफेशनल है। तो उनको ये सैलरी हेड में टैक्सेशन नहीं होगा, उनका प्रोफेशनल इनकम होगा जो हॉस्पिटल से मिलेगा, वो प्रोफेशनल इनकम होगा। और वो प्रोफेशनल इनकम में जो उनको कार का डेप्रिसिएशन, कार में जो पेट्रोल डीजल लगता है, बाकी जो भी खर्चे हैं उनको वो क्लेम करेंगे। लेकिन जो यदि कोई डॉक्टर ऐसा है जो रेजिडेंट डॉक्टर है, वो कहीं और जाता नहीं है, कहीं और ट्रीटमेंट नहीं करता है, वो उसी हॉस्पिटल का ही ट्रीटमेंट करता है और सुबह से शाम तक वहीं पे रहता है, तो उसको जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो एम्प्लॉय हो जाता है और एम्प्लॉय होने के वजह से उसका इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक बात तो यही है कि सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी होगी किसकी, एक क्वेश्चन है। दूसरा, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसमें लिखा है कि आप एम्प्लॉय हैं, और जब आप एम्प्लॉय हैं तो आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो जो एम्प्लॉयर है उसके पास फुल राइट है कि आपको टर्मिनेट कर सकता है, नोटिस पीरियड देकर के टर्मिनेट कर सकता है। तो आपके पास कोई और सोर्स नहीं है, फिर आप कोई और एम्प्लॉयर के पास जाएंगे। तो यदि आप एम्प्लॉय हो गए एक बार, जो बहुत सारे टेस्ट है, वैसे तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन एम्प्लॉय है कौन एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स लिखी है। उन जजमेंट्स में से इन्होंने कंट्रोल की चर्चा की है कि कंट्रोल सुपरविजन किसका है। यदि जनरली एम्प्लॉयर का कंट्रोल भी होता है और एम्प्लॉय के ऊपर सुपरविजन भी होता है, उसके ऊपर एम्प्लॉय पूरा डिपेंडेंट होता है, एम्प्लॉय वहीं काम करता है, और ये सारी बातें होती है। चलो, एक बार मान लिया कि आप यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय हो गए, अब आप सैलरी हेड में आपका टैक्सेशन होगा। सैलरी हेड में टैक्सेशन होगा तो जो भी सैलरी आपको मिलती है, मिलेगी, उस पर टैक्स होगा। जो सैलरी आपका ड्यू रह गया उस पर भी टैक्स होगा। जो सैलरी एडवांस मिल गया उस पर भी टैक्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैलरी आपको प्राप्त हो गया, वो जो सैलरी आपको नहीं मिला लेकिन मिलने वाला है, ड्यू रह गया, वो भी, और जो सैलरी किसी वजह से एडवांस मिल गया, शादी वगैरह, घर में फंक्शन या कुछ करने के लिए, तो ये सारा टोटल इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और सैलरी हेड में डिडक्शंस मिलती है। जो सबसे पॉपुलर डिडक्शंस है वो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है। जो नए स्कीम फॉलो कर रहे हैं उनको 75,000 तक मिलती है, और जो पुराने स्कीम, ओल्ड स्कीम में रह गए हैं, उनको 50,000 तक का डिडक्शंस मिलता है। अब इसमें जो नया एक्ट है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, उसमें कोई 14 डिडक्शंस है। बहुत सारे जो एग्जेम्पशंस थे वो एग्जेम्पशंस भी डिडक्शन में आ गए। जैसे ग्रेचुटी है, पहले ग्रेचुटी सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट हो जाता था, अब ग्रेचुटी डिडक्शंस के तौर पे आएगा। तो आपकी सैलरी ज्यादा दिखेगी और उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पहले एग्जेम्प्ट हो जाने की वजह से वो सैलरी का पार्ट ही नहीं होता था। तो अब आपकी, यदि आप कागजों में सैलरी ज्यादा दिखेगी,
मिलेगी उतनी ही डिडक्शन होने के बाद। तो सरकार की रिपोर्टिंग सिस्टम मैकेनिज्म दुरुस्त हो रहा है। इसी तरीके से लीव इनकैशमेंट से, मान लीजिए आपको लीव अलाउड था लेकिन आपने लीव नहीं लिया, छुट्टी नहीं लिया, तो आप अपनी लीव को इनकैश कर सकते हैं। लेकिन जब टर्मिनेशन होगा उस समय लीव इनकैशमेंट टैक्स फ्री होता है। यदि आपने नौकरी के दौरान लीव इनकैशमेंट कराया तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे डिडक्शंस हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, डिडक्शंस है, टर्मिनेशन के बेनिफिट है, ये सब आपको डिडक्शंस मिलेंगे। इसके अलावे जो एग्जम्पशंस और थे वो सारे एग्जम्पशंस शेड्यूल 3 में कर दिए गए हैं। जो नया इनकम टैक्स एक्ट है उसमें शेड्यूल 3 में जो पहले एग्जम्पशंस थे वो डिडक्शन के तौर पे शेड्यूल 3 में कर दिए गए हैं। और ये सब में यदि आपको कोई एरियर मिल गया किसी वजह से, तो आपको एरियर, जिस साल में एरियर आपको मिलता है उस साल में उस पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये एरियर का एक रिलीफ भी मिलता है, जिस रिलीफ में यदि ये इनकम पीछे साल, जिस साल का ये है उस साल में होता तो कितना टैक्स लगता है और इस साल में कितना टैक्स लग रहा है, जो डिफरेंस करके उसका रिलीफ मिल जाता है। तो ये है। इसके अलावे यदि काइंड में भी आपको कुछ मिलता है जिसको परक्विजिट बोलते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कार मिल गया, तो आपने क्या किया कि आपको कार ऑफिस के काम के लिए है और कोई काम नहीं है, कोई पर्सनल यूज नहीं कर सकते उस कार का, तो कोई परक्विजिट नहीं है। लेकिन आपको कार मिल गया कि आप घर से ले जा सकते हैं, घर में भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। आपको कोई पेट्रोल मिलेगा, उसमें पेट्रोल डालने के लिए उसका खर्च भी मिलेगा, लेकिन उसे आप घर में भी यूज करें, ऑफिस में भी करें। यदि आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली ऑफिस के लिए कर रहे हैं तो कोई परक्विजिट नहीं है। कोई भी एसेट्स, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो मिलता है। यदि आप ऑफिशियल यूज में है, एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल यूज ऐसा एग्रीमेंट में लिखा है, तो कोई वो इनकम नहीं है, सैलरी इनकम नहीं है। लेकिन यदि पर्सनल यूज आपको कोई भी हो गया किसी भी एसेट्स का, तो वो परक्विजिट में आता है। तो परक्विजिट का वैल्यूएशन मैकेनिज्म है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं खास तौर से, उनको घर भी मिलता है। तो घर में भी इस तरीके से ये है कि यदि आपको घर मिला है, यदि आपसे गवर्नमेंट कुछ रेंट चार्ज कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई को ही मान लीजिए टाटा या ऐसी कोई कंपनी ने घर दे दिया रहने के लिए, तो कुछ मान लीजिए आपसे रेंट रिकवर किया जा रहा है, तो उसका भी परक्विजिट का वैल्यूएशन मैकेनिज्म है। फर्निश्ड अकोमोडेशन और 10% सैलरी का होता है। फिर इस तरीके से अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, फिर फर्नीचर का रेंट वगैरह कैसे है, तो वो उसका टेक्निकल मैकेनिज्म है, पर वो भी वैल्यूएशन में लिया जाता है। ये सब करके आपका सैलरी इनकम में डिडक्शन दे करके सैलरी की पूरी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी और उसमें से फिर आपने एलआईसी, और यदि ओल्ड स्कीम में आप हैं तो आपको एलआईसी, बच्चे पढ़ाने, मेडिक्लेम, ये सब डिडक्शंस भी मिलेगा। लेकिन इन जो नया नया ऑप्शन, नया स्कीम है, यदि उसमें चले गए तो आपको ये सब डिडक्शंस नहीं है। तो आपको कोई भी ऑप्ट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको पुराने स्कीम में रहने में फायदा है या नए स्कीम में है, क्योंकि नए स्कीम में 12 लाख रुपए तक तो टैक्स नहीं है और 75,000 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, और मतलब 12,75,000 तक यदि सैलरी इनकम आपकी है तो आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा है। सर इसी तरह ये भी बताइए कि जो किसी कोई व्यक्ति है जिसने अपना एक घर खरीदा हुआ, तो उस पे हाउस प्रॉपर्टी पे क्या-क्या टैक्स लगते हैं और उसको क्या-क्या लायबिलिटी होती है उसकी, टैक्स लायबिलिटी? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक घर आपके पास है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड घर है। यदि आप उसको कोई किराए में नहीं लगाते हैं और आपके पेरेंट्स या फैमिली वाले या आप कोई भी रहते हैं, या बंद भी, ताला बंद करके भी रखा है, तब भी वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो उसमें कोई टैक्स नहीं है। यदि आप उसको कोई किराए में लगाएंगे जब भी टैक्स लगेगा। यदि आपके पास 2 घर भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 घर यदि है और दोनों घर में आप रहते हैं, कुछ एक घर में मान लो आप रहते हैं, एक घर में आपके फैमिली वाले रहते हैं, या दोनों घर में आप सब मिलके रहते हैं, या दोनों घर भी आपने खाली कर रखा, किसी को किराए पे नहीं लगा है, तो कोई टैक्स नहीं है। तो 2 घर तक तो आपको तकलीफ नहीं है। लेकिन 2 घर के बाद 2 घर है आपके पास, मान लो आपने कोई लोन ले लिया है तो लोन का इंटरेस्ट माफ हो जाता है। यदि आपने कोई घर किराए पे लगा दिया, मान लीजिए तीसरा घर आपने खरीद लिया, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास 2 घर है, छोड़ दीजिए, उस पर कोई टैक्स नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, किसी कारण से सरकार ने ये एग्जम्पशन दे दिया। अब आपने तीसरा घर खरीद लिया, तीसरा घर यदि आप खरीद रहे हैं तो तीसरा घर मान लो रेंट पे लगा दिया, तो रेंट में पहले आपका रेंट है, रेंट में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा। जो भी म्युनिसिपल टैक्स आप पे करते हैं एक्चुअल बेसिस पर, पेमेंट बेसिस पर, वो आपका उसमें से माइनस हो जाएगा। जो बचेगा उसमें से फिर यदि आपने कोई लोन लिया है तो लोन का इंटरेस्ट 2 लाख तक का माफ हो जाएगा। अच्छा, कई बार आप ऐसा करते हैं कि लोन लिया, घर जिसमें कंस्ट्रक्ट कर रहे थे या घर खरीदा था,
तो कोई स्कीम में घर खरीदा, वो देर लगती है, 2-3 साल में घर मिलता है, तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, आप 5 साल तक जब घर आपको मिल जाएगा, तो उसके पीछे के सब इंटरेस्ट जमा कर लीजिए और बराबर-बराबर 5 किस्त में डिडक्शंस ले लीजिए। तो आपको डिडक्शंस जो करंट इंटरेस्ट का भी मिलेगा, जो आप बैंक को पे कर रहे हैं, और जो आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान इंटरेस्ट पे किया जब घर आपका बन ही रहा था, उस समय भी लोन पे यदि इंटरेस्ट पे किया, उसका भी डिडक्शंस मिलेगा। तो आपको ये डिडक्शंस मिल गए इंटरेस्ट के। अच्छा, इसके अलावे जो भी रेंट है, उस रेंट का म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके जो भी बचेगा, उसका 30% आपको लमसम डिडक्शन मिलेगा रिपेयर और कलेक्शन, क्योंकि घर नया होगा तो शायद उसमें रिपेयर के खर्चे कम होंगे, लेकिन घर जब पुराना होगा तो रिपेयर खर्चे ज़्यादा होंगे। पर गवर्नमेंट ने एक लमसम स्कीम कर दी है कि आपको 30% जो भी रेंटल इनकम होगा उसमें डिडक्शन मिलेगा। तो घर में आपको जो डिडक्शन मिल रहा है, वो एक डिडक्शन जो मिल रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो म्युनिसिपल टैक्स का है। दूसरा डिडक्शन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिल रहा है, और तीसरा डिडक्शन इंटरेस्ट का मिल रहा है, वो भी है। अच्छा, कई लोग घर अपने नाम से खरीदते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास भी कुछ फंड है और कुछ आपके स्पाउस के पास, फैमिली मेंबर के पास भी है। तो यदि आप ज्वाइंट में घर खरीद लेते हो, लोन ज्वाइंट में लेते हैं, तो आप दोनों को 2-2 लाख इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा और रेंटल इनकम भी डिवाइड हो जाएगी। तो फिर ये टैक्सेबिलिटी भी डिवाइड हो जाएगी, तो जितना रेंट जो पाएंगे उनको उन रेंट का हाउस टैक्स जो भरेंगे उनको भी डिडक्शन मिलेगा। जो रेंट का इनकम होगा उसमें 30% का डिडक्शन मिलेगा, तो दोनों लोगों को मिलेगा। फिर उसमें से जो रिपेयर कलेक्शन चार्जेज जो 30% डिडक्शन है वो भी मिलेगा, तो दोनों को मिलेगा अलग अलग। तो यदि को ओनर है किसी घर में, तो दोनों को बराबर बराबर डिडक्शन मिलेगा। तो 4 लाख इंटरेस्ट का हो गया, 2-2 लाख रुपए, फिर आपको म्युनिसिपल टैक्स का भी मिल गया और 30% दोनों को डिडक्शन मिल गया। तो ये बहुत अच्छा सा है। अब एक क्वेश्चन और रहता है कि बाई चांस कोई डिस्प्यूट हो गया, किसी भी वजह से आपको रेंट नहीं मिला, किराएदार तो है लेकिन रेंट आपको मिला नहीं, तो किसी समय जब फाइनल होगा, डिसाइड होगा, तो उस समय जब रेंट मिलेगा, एक्चुअल में जब रेंट मिलेगा, उस साल में वो टैक्स लगेगा। वो कैसे डिसाइड होगा सर? वो डिसाइड ऐसे होगा, आपका बैंक स्टेटमेंट बताएगा, आपका जो भी डिस्प्यूट खत्म हो गया, आपको रेंट मिल गया, तो जिस साल में एक्चुअल रेंट मिलेगा, उस साल में आपको सरकार को टैक्स ऑफर करना पड़ेगा। और हो सकता है कि उस समय आपके पास प्रॉपर्टी ना हो, आपने प्रॉपर्टी बेच भी दिया है। तो जनरल सा रूल ये है कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स तभी होता है जब आप घर के ओनर हैं। लेकिन ये जो हमने केस बताई, ये एक्सेप्शन है कि जिस समय आपको एरिया रेंट मिला और आपने प्रॉपर्टी बेच दिया, कोर्ट वगैरह में कुछ मैटर चल रहा था और फाइनली आपको पैसा मिला, लेकिन उस साल आप घर के ओनर नहीं भी है, फिर भी वो टैक्स हाउस प्रॉपर्टी में ही होगा, और उस साल फिर आपको 30% डिडक्शन वगैरह जो भी होता है वो सब आपको मिलेगा, नॉर्मल रूल की तरह मिलेगा। सर इसी में हम पीछे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं जो मैं पूछ रहा था कि जो आपने बोला नई स्कीम, सैलरी क्लास के लिए नई स्कीम और पुरानी स्कीम, तो दोनों स्कीम अभी चल रही हैं या ये बंद हो गई? नहीं, दोनों ही स्कीम चल रही है, स्कीम दोनों चल रही है। ओल्ड स्कीम में आपको बहुत सारे डिडक्शंस मिलती है, एग्जम्पशंस मिलती है। नए स्कीम में डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलती है, लेकिन आपको 12 लाख तक सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है, और उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यदि जोड़ दें तो आपको वो भी छूट मिल रही है 75,000 की। तो आपको ओल्ड स्कीम में यदि आप जाते हैं तो एक फॉर्म भरना था, बाय डिफॉल्ट नया स्कीम रहता है। यदि आप कोई फॉर्म नहीं भरते हैं तो सैलरी क्लास के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भरेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आप नए स्कीम में हैं, आपको 12 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 छूट मिल जाएगा। यदि आप ओल्ड स्कीम में रहना चाहते हैं तो एक फॉर्म भरना था, वो फॉर्म का समय निकल गया, वो 30 अप्रैल की डेट थी, जो डेट अब निकल गई। हम 1 मई में हैं, जस्ट कल ही खत्म हो गया उसका डेट। आपको एम्प्लॉयर को फॉर्म भर के देना था, वो फॉर्म का समय अब निकल गया। तो सर मान लीजिए एक मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं सैलरी क्लास हूँ, तो मेरे लिए मेरी सैलरी आज की तारीख में 18 लाख रुपए पर एनम है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मेरी सैलरी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी मुझे 18 लाख रुपए सीटीसी देती है साल का, तो उसमें हमें नई स्कीम में ज्यादा फायदा होगा या पुरानी स्कीम में फायदा? देखिए, ये ज्यादातर जिनका 15-17 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी है उनको तो नया स्कीम ही ज्यादा फायदे का काम है। उसमें आपको कम टैक्स लगता है। पुराने स्कीम में तो टैक्स बहुत नीचे के लेवल से चालू हो जाता है, उसमें टैक्स बहुत लग रहा है, उनका स्लैब भी बहुत कम है और उसमें टैक्स बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। जिनका सैलरी सब्सटेंशियल अमाउंट है उनको नए स्कीम में ही जाना चाहिए, पुराने में उनको फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपका जो भी प्रोफाइल है,
मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपनी प्रोफाइल लेकर के कोई टैक्स कंसल्टेंट से के पास संपर्क करें और कि आपको रेंटल इनकम कितना है, आप कौन से शहर में रहते हैं, बच्चे पढ़ने का क्या छूट है, मेडिक्लेम का क्या है, आपका कोई डोनेशंस क्या है, आपका कोई कंट्रीब्यूशन है क्या, कोई घर में वो डिसेबल है उसका ट्रीटमेंट, तो आप सारा हिसाब ले करके कोई टैक्स कंसल्टेंट के पास जाए, वो कंपैरिजन करेंगे सारी डिडक्शन दे करके कि आपको किस में रहना चाहिए, किस में नहीं रहना चाहिए। सर अभी मैं तीसरे टाइप ऑफ इनकम पे आता हूँ। जो आपने 5 टाइप ऑफ इनकम बताई, तीसरा टाइप है कि सर एग्रीकल्चर जो इनकम होती है किसी किसी को, वो क्या, मैं सैलरी क्लास हूँ, मेरी गांव में पैतृक संपत्ति कुछ पड़ी हुई है, तो मेरे पास कुछ इनकम भी आ रही है, क्या वो भी टैक्सेबल होती है? जी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल तो नहीं होती है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते, कॉन्स्टिट्यूशन ने बार कर रखा है, यू कैन नॉट टैक्स एग्रीकल्चर इनकम, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं हो जाता है, एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन जो आपकी प्रोफाइल है उसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ा जाता है, उससे क्या होता है कि ऐसे इनकम से आपका टैक्स रेट हायर स्लैब में चला जाता है। मान लीजिए अभी आप 15% टैक्स स्लैब में हैं और एग्रीकल्चर इनकम आकर के तो आपके 15% वाले टैक्स स्लैब को ऊपर वाले 20% वाले टैक्स स्लैब में भेज देगा या 30% वाले टैक्स स्लैब में भेज देगा, तो उस पर टैक्स तो नहीं लगेगी एग्रीकल्चर इनकम पर, लेकिन आपके टैक्स ब्रैकेट का जो आपको छूट मिला उसको हायर टैक्स रेट वाले ब्रैकेट में पहुंचा देता है। तो आपको एक्चुअल में यदि ये बोले कि एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स तो नहीं है, लेकिन आपसे एग्रीकल्चर इनकम यदि आपके पास है तो आपको क्योंकि हायर टैक्स ब्रैकेट में भेज दिया जाता है, तो उससे आपके नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। सर ये सैलरी क्लास के लिए या जो प्रोफेशनल चार्जेस, उसमें टीडीएस क्या होता है, और ये फॉर्म 16 का क्या फंडा है, ये कितना जरूरी है लोगों के लिए? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर आपसे टैक्स काटता है, वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा होना चाहिए। गवर्नमेंट को जमा होता है, जमा होने के बाद में कोई रिटर्न जाती है, 24 की वो रिटर्न है, पुरानी रिटर्न जो अभी भरी जा रही है, अभी तक की वो 24 की है सैलरी के लिए। वो रिटर्न भरने के बाद में आपका वो एम्प्लॉयर सारी सैलरी की डिटेल्स डाल करके सर्टिफिकेट जनरेट करके देता है। जब ही सर्टिफिकेट जनरेट करके देगा, आपको चेक कर लेना चाहिए कि जो सैलरी आपकी है वही सैलरी लिखी है, जो आपके परक्विजिट्स है वो सही उसमें लिखे हैं, जो आपको अलाउंस मिलना चाहिए वो लिखा है क्या, आपने क्या, यदि रेंट पे आप रहते हैं तो आपने क्या जो 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 मकान मालिक है उसका डिटेल्स दिया है, उनका पैन नंबर वगैरह दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि एम्प्लॉयर को वो डिटेल्स भी पंच करना पड़ता है कि जो जो ओनर है, हाउस ओनर जिसके आप किराएदार हैं, उसकी डिटेल्स भी डालनी पड़ती है। सब करके जो टैक्स उन्होंने काटा है आपके ऊपर, वो सारी डिटेल्स करके आपको फॉर्म 16 जनरेट करके देंगे। उसके साथ कोई फॉर्म 12 बीए भी होता है जो परक्विजिट से रिलेटेड होता है। यदि परक्विजिट में कोई आ रहा है, जैसे कोई गाड़ी मिल गया है आपको, इस कंप्यूटर मिल गया, गाड़ी मिल गया, घर मिल गया है रहने के लिए एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो सब करके आपको फॉर्म दे देंगे। वो फॉर्म लेकर के आपको मिलान कर लेना चाहिए अपने बैंक स्टेटमेंट से कि आपका टीडीएस कटा कितना है और आपको सैलरी यहाँ दिखा कितना रहे हैं, क्योंकि वही डिटेल्स इनकम टैक्स रिटर्न में भरी जाएगी। और यदि वो इनकम टैक्स रिटर्न से मैच नहीं खाती है तो फिर नोटिसेज आते हैं, और क्योंकि नोटिसेज आते हैं तो फिर आपको जवाब देना पड़ता है और फिर आपकी परेशानी बढ़ जाती है। तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए। एक बात और महत्वपूर्ण है, आप अपने पोर्टल पे जाकर के फॉर्म 26 देख पाएंगे। फॉर्म 26 में भी जो टीडीएस आपका कटा है और जो सैलरी सर्टिफिकेट में है, क्या वो मैच खा रहा है या नहीं खा रहा, वो भी चेक कर लेना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें जब आप टीडीएस 26 फॉर्म 26 देखेंगे तो उसमें आपको एफ करके मिलेगा, जितनी भी एंट्रीज होगी उसमें एफ मिलेगा। एफ यदि लिखा है तब तो आपका फाइनल है, आपको टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आपके एंट्री के आगे यदि पी लिखा है, इसका मतलब वो किसी वजह से जो एम्प्लॉयर ने रिटर्न भरा वो रिटर्न डिफेक्टिव है, वो प्रोविजनल है, वो आपका फिगर मैच नहीं खा रहा है। तो मान लीजिए एम्प्लॉयर ने 10 लोगों का टीडीएस काटा और 1 लाख रुपए टीडीएस है, तो एम्प्लॉयर ने 1 लाख टीडीएस जमा नहीं किया, या तो कम जमा किया, या डेटा पंच करने में टीडीएस स्टेटमेंट में गलती हो गई, तो सारी फिगर उस चालान से मैच करके नहीं आ रही है, तो 10 लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको फॉर्म 26 भी देख लेना चाहिए, उसमें एफ मतलब फाइनल लिखा है कि नहीं लिखा, हर एंट्री के आगे एफ लिखा है तो इसका मतलब फाइनल है, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए, और आपके पास 26 में भी मिलान कर लें कि 26 और टीडीएस सर्टिफिकेट्स और आपके बैंक में जो सैलरी आया है सब मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। सर ये फॉर्म 16 की आप इतनी सारी आपने डिटेल बताई जो सैलरी क्लास को मिलती है, एक फॉर्म 16A भी जनरेट होता है,
वो किसके लिए होता है, उसका बेनिफिट क्या है? जी, जो फॉर्म 16A है वो अदर देन सैलरी है। टीडीएस सर्टिफिकेट के बहुत सारे फॉर्म है। 16A जो है वो अदर देन सैलरी के लिए, यदि बैंक में आपका एफडीआर है, कोई बैंक में पैसा है और उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट यदि 50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको फॉर्म 16A मिलेगा, उस पे टीडीएस काट के मिलेगा। अदरवाइज भी यदि आप प्रोफेशनल्स हैं, आप सैलरी में नहीं हैं, तो आपको फॉर्म 16A मिलेगा। तो इसी तरीके से 16B, 16C, 16D, 16E बहुत सारे फॉर्म्स हैं। जैसे प्रॉपर्टी का आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसमें भी टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है। फिर प्रॉपर्टी बेचते हैं उसमें भी मिलता है। यदि आपने किराए पे घर दे दिया है जिसमें रेंट 50,000 से ज़्यादा है और वो आदमी कोई बिजनेस नहीं करता है, तो ऐसे लोग भी वो टीडीएस काटते हैं। तो कई सारे फॉर्म 16C है, 16D भी है, अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो सारे फॉर्म्स एप्लीकेबल्स हैं। सर जो भी आपने कैप गेन की बात की, इनकम की बात हम लोग कर रहे थे, तो सर कई बार सुनने में आता है कि इनको तो कैपिटल गेन हुआ, इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स नहीं जमा किया, इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो ये इसका जरा मुझे क्लियर अपने दर्शकों को समझाएंगे कि भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या कुल मिला के कैपिटल गेन क्या क्या बला है, जी। इससे इसमें हमें क्या लायबिलिटी बनती है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, कोई भी कैपिटल एसेट्स यदि आप बेचते हैं, उस पे जो भी गेन होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। इनवेरिएबली जैसे कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स क्या है? मान लीजिए आपके पास बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग बेच दिया। लैंड है, लैंड बेच दिया। आपके पास शेयर्स हैं, शेयर्स बेच दिया आपने। तो यदि आपके पास कोई ज्वेलरी है, वो ज्वेलरी बेच दिया। आपके पास कोई कार है, कार बेच दिया। जो भी कैपिटल एसेट्स हैं, वो कैपिटल एसेट्स आपने बेच दिया। तो कैपिटल एसेट्स बेचेंगे, तो कैपिटल एसेट बेचने से आपको जो भी गेन होगा उसका नाम है कैपिटल गेन। अब ये कैपिटल गेन दो तरीके के हैं। दो तरीके कैपिटल गेन, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर अराइज होता है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो लॉन्ग टर्म नहीं है कैपिटल गेन, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं और वो आपने ट्रांसफर कर दिए, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, या म्यूचुअल फंड था आपके पास लिस्टेड, वो ट्रांसफर कर दिया आपने। तो 1 साल के बाद यदि आप ट्रांसफर करेंगे तो उसका जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% टैक्स लगेगा, जो गवर्नमेंट ने कर दिया है। अब दूसरा, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी बेचा, तो जो लिस्टेड शेयर सिक्योरिटीज है, म्यूचुअल फंड, उनको छोड़ के बाकी प्रॉपर्टी यदि 2 साल के बाद आप बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, मान लीजिए आपका शेयर सिक्योरिटीज लिस्टेड है और 1 साल के अंदर आपने बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म हो गया वो, और उस पे जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो इसी तरीके से यदि प्रॉपर्टी आपने 2 साल के अंदर बेच दिया तो वो भी शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप एकदम आस-पास में हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म करके बेचें। क्यों, मान लीजिए आपको 2 साल होने ही वाला है, 2, 4, 5 दिन बाकी है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म करके बेचें। क्यों? लॉन्ग टर्म कैपिटल करके बेचने से आपको टैक्स रेट कम हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास शॉर्ट टर्म, मान लीजिए शेयर्स है, शेयर्स आप 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मान लो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 1 साल पूरा हो जाएगा, 3 दिन के बाद आप बेचेंगे और मार्केट ठीक-ठाक काम कर रहा है, तो आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो आपको टैक्स 12.5% लगेगा। और यदि शॉर्ट टर्म बेचेंगे तो उसमें टैक्स 20% लगेगा। तो आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा टैक्स लग रहा है, लॉन्ग टर्म में कम टैक्स लग रहा। तो यू शुड मैनेज एंड प्लान योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इनकम so as to minimize the tax and it is legitimate. In some other video we will cover how to plan, tax evasion, tax avoidance, then all these terms are important, and in the some other video we will discuss in detail about tax planning, tax evasion, tax avoidance. सर लास्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स से नोटिस आता है और वो नोटिस कितने टाइप का हो सकता है? क्योंकि एक लेमैन आदमी अगर वो टैक्स एक्सपर्ट नहीं है, उस कंसल्टेंट नहीं है, मात्र मिडिल क्लास है और केवल नौकरी करता है और उसका एक घर है, वहां से कुछ किराया आ जाता है, तो बेचारा अपना रोजी रोटी चला रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स से उसको नोटिस आ जाता है, तो कैसे समझेगा कि ये नोटिस किस लिए है और कितने टाइप का नोटिस होता है और उसका क्या रेमेडी है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यदि आप अपना रिटर्न भरते हैं तो जनरली रिटर्न भरते ही आपके पास एक नोटिस आता है जिसको डिफेक्टिव नोटिस बोलते हैं। आपके रिटर्न में कोई डिफेक्ट्स है, कोई डेफिशिएंसी है, उसका नोटिस आता है। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, मान लीजिए आपने कोई डिडक्शन क्लेम तो किया लेकिन उसकी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी, तो आपको डेफिनेंसी का नोटिस आ जाता है। कई बार क्या होता है कि आपने टीडीएस क्लेम किया लेकिन एम्प्लॉयर ने सारी डिटेल्स नहीं डाली सही तरीके से, तो वो जो मैच नहीं कर रहा, जो एम्प्लॉयर ने डिटेल्स आपको सर्टिफिकेट तो बना के दे दिया लेकिन उसके मैच जस्ट हमने डिस्कस किया है कि आपको फॉर्म 16 और 26 से दोनों को मिलान करना है कि उसमें एफ लिखा, फाइनल लिखा कि नहीं लिखा, तो यदि मिसमैच हो रहा है तो किसी को क्रेडिट नहीं मिला तो टैक्स मिसमैच की वजह से भी आपको नोटिस आता है। तीसरा ये हो सकता है आपने करस्पॉन्डिंग इनकम ऑफर नहीं किया, मान लीजिए आपके टीडीएस में तो ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट लिखा है मान लो 20 लाख रुपए और आपने इनकम 18 लाख ऑफर किया, तो आपने इनकम आपका मिसमैच हो गया। जो फॉर्म 16 में टोटल क्रेडिट आ रहा था ग्रॉस रिसीट्स, वो आपका ग्रॉस रिसीट मैच नहीं किया। तो या जो एम्प्लॉयर ने टीडीएस सर्टिफिकेट दिया आपने रिटर्न वैसा नहीं भरा, आपने कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर लिया तो उसके भी नोटिस आ सकते हैं क्योंकि आपने एम्प्लॉयर को तो बताया नहीं, एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर कुछ रिलीफ नहीं दिया आपको और आप अपने से डिडक्शन कोई क्लेम कर रहे हैं या कोई एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं। जैसे आप किराए के घर में रहते हैं, आपने एम्प्लॉयर को तो बताया नहीं, एम्प्लॉयर ने उसको अपने टीडीएस सर्टिफिकेट बनाते समय ध्यान नहीं रखा और आपने कोई नया एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर लिया जो एम्प्लॉयर ने नहीं दिया। तो ये सब डेफिशिएंसी जनरली सैलरी क्लास की हो सकती है, या कोई इनकम आपने ऑफर करना था वो इनकम आपने ऑफर नहीं किया। जैसे आपको इंटरेस्ट था, बैंक ने इंटरेस्ट दिया था और आपने तो सैलरी सर्टिफिकेट के हिसाब से रिटर्न भर दिया लेकिन बैंक इंटरेस्ट डालना भूल गए। कोई अकाउंट था जिसका आप इंटरेस्ट लेना था वो भूल गए, सेविंग अकाउंट में टीडीएस नहीं कटा था, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट था, सब्सटैंशियल अमाउंट था वो देना भूल गए। आपका कोई प्रॉपर्टी बिका था जिसपे कोई कैपिटल गेन हुआ था लेकिन आपने वो ट्रांजेक्शन पे रिपोर्ट नहीं किया, तो आपने कुछ ट्रांजेक्शंस जिस पे टैक्स लगने थे वो आपने रिपोर्ट नहीं किया, इस वजह से वो छूट गया आपके रिटर्न में और वो डेफिशिएंसी का नोटिस आ गया। यदि डेफिशिएंसी का नोटिस नहीं आया और पीछे से इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलेगा तो फिर रीअसेसमेंट का या असेसमेंट का नोटिस भेज देंगे। यदि असेसमेंट्स में भी डिटेक्ट नहीं हुआ लेकिन ट्रांजैक्शन एक्चुअल है तो मान लीजिए वो बाद में नोटिस भेज देंगे। अब कुछ ऐसे भी होता है कि किसी बिल्डर के यहाँ सर्च हुआ, उस बिल्डर को लगा वहां पर सर्च में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ अनर्थ हो गया कि लोगों ने कुछ कैश दिया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बिल्डर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, उसने बोल दिया कि नहीं यहाँ कैश मिला है मुझे, लेकिन वो आपने जब इनकम दिखाया तो वो दिखाया नहीं सही तरीके से, वो प्रॉपर्टी नहीं दिखाया या प्रॉपर्टी दिखाया तो आपने बैंक ट्रांजेक्शन दिखाया लेकिन वो कैश का छूट गया, अब वो बोल रहा है। तो उसके स्टेटमेंट के बेसिस पर सर्च जो दूसरे लोगों की होती है, ज्वेलर के यहाँ सर्च हुआ, कहीं और सर्च हुआ, जहां से आपने ज्वेलरी खरीदा कैश में खरीद लिया, अब ज्वेलर का सर्च हुआ, उसने बोला हाँ जी मेरे से ज्वेलरी खरीद के ले गया पर आपकी प्रोफाइल उसे मैच नहीं खाती है, तो प्रोफाइलिंग भी चेक होता है कि इनकी इनकम की प्रोफाइल कितनी है और ये टैक्स कितना दे रहे हैं और कितनी रिसीट्स है। और ज्यादातर जो बैंक में ट्रांजेक्शन होते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं कि अपने फाइनेंशियल लोन ले लिया जब भी जरूरत हुआ फिर वापस दे दिया या नहीं दिया। अब जो टैक्स डिपार्टमेंट क्या समझता है कि बैंक में जितना भी क्रेडिट है वो इनकम है और टैक्सेबल इनकम है, आपके ऊपर ओनस है, बर्डन आपके ऊपर है कि आप ये प्रूव करें कि ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये लोन है या एडवांस है या जो भी है, इनकम के नेचर का नहीं है। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स लोग कई बार कर लेते हैं अपने सेविंग अकाउंट में जो उनकी जानकारी नहीं होती है। जनरली आपका जो इनकम नेचर है वही बैंक में आना चाहिए, यदि इसके अलावा कोई है तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, तो नोटिस आते हैं उसमें जवाब देना पड़ता है। तो आई होप आई tried to all the answers for benefit of all of you, and all of you are requested to subscribe the channel DNA of Tax Laws for benefits of all, और अपने फ्रेंड को भी बताएं कि ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें जनरल क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं और बहुत परफेक्ट आंसर्स मिलते हैं क्योंकि वो आंसर्स लॉ के बेसिस पर होता है और उसकी रेलिवेंसी भी है और जनरल से क्वेश्चंस हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। स्टे ट्यून। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने विस्तार से समझाया। आशा करता हूं दोस्तों कि सैलरी क्लास और मिडिल क्लास की जो टैक्स संबंधित समस्याएं इससे काफ़ी हद तक समाधान हो गया होगा। अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम अगले एपिसोड में उसको शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।